तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का तो हमने बता दिया था, उसी में हम लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर करके हम लोगों का जो क्वेश्चन का तो लगभग हम लोग बेसिक लेवल को कंप्लीट कर दिए थे ना। चलो तो एक क्वेश्चन है, उसी पे हम लोग का सारा कंसेप्ट अब लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सब लोग इसको ध्यान से सॉल्व भी हम लोग करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। लिखना है इसमें आपको, अगर मान लीजिए कि एक आपका अरेंजमेंट है कैपेसिटर का जिसके दोनों एंड पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट के एक बैटरी से हम लोग लगा रहे हैं, है ना। इसमें आपको फाइंड करना है पहला कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स अक्रॉस द बैटरी, एंड बी में आपको फाइंड करना है कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और फिर उसी में आपको फाइंड करना है कि कैपेसिटर 1, 2 और 3 में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन लिखिए, तो जल्दी थोड़ा जल्दी नोट करेंगे। बना लिए? लिखना है फाइंड, फर्स्ट में आपका द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of all the capacitors, the equivalent capacitance of all the capacitors across the battery, of all the capacitors across the battery and across the battery, and B में लिखना है the charge stored on that equivalent capacitance, B में the charge stored on that equivalent capacitance, the charge stored on that equivalent capacitance। C में find the charge on अब ये हमारा फाइंड द चार्ज ऑन का पहला कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, दूसरा क्वेश्चन, एंड कैपेसिटर 3, यानी कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 में कितना चार्ज आपका स्टोर्ड है, इस वैल्यू को भी आप लोगों को निकालना है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो एकदम सिंपल है, जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे एकदम आसान है। ये दोनों आपका सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में हैं, सुन रहे हो ना। और फिर सुनो यहाँ पे कि ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में है, फिर इसके साथ पैरेलल में है, और बाद में ये बाद में ये दोनों सीरीज़ में है। चलो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इसका सॉल्व देखो कैसे करेंगे, इस पे ध्यान रखना होगा तुमको कि अभी तो हम तुमको बता देते हैं कि ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में चाहे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएँ या 4 मार्क्स के, एज़ पर बोर्ड एग्ज़ाम आपका, मान लीजिए जेईई मेंस का एग्ज़ाम आप देंगे या नीट का एग्ज़ाम देंगे, जे एडवांस को, तो उसमें तो MCQ टाइप का है, वहाँ पर तो सब्जेक्टिव है नहीं। लेकिन जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, अगर ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ गए या 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ गए, तो आप इस क्वेश्चन का आपको प्रोसेस देना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे, मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स मिलेगा लेकिन कट जाएंगे। तो प्रोसेस कैसे करेंगे सर, तो ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ C1 = आपका है 3 माइक्रोफेराड। अच्छा, ये आपका 4 और 4 दोनों सीरीज में है ना, यहाँ 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा ना। चलो, और ये आपका C2 = भी आपका क्या है, 2 माइक्रोफेराड। अब देखिए तो ये आपका 2 और 2 किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो 2 और 2 पैरेलल में है, तो फिर आपका, अच्छा ये 3 और 3 बोलो पैरेलल में है ना, तो 3 और 3 पैरेलल में है। अब यहाँ देखो, ये आपका 2 और ये 2 पैरेलल में है, और ये भी पैरेलल में है। तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे ये आपका क्या 6 माइक्रोफेराड, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड, और ये 20 वोल्ट ना,
चलो अब ध्यान दो, ये 6 और 6 आपका किस चीज़ में है, सीरीज़ में है। तो चलिए ये 20 वोल्ट और ये आपका 3 माइक्रो फैराड, तो आपका इक्विवेलेंट तो आ गया। तो बोलेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका आ गया 3 माइक्रो फैराड। ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, चार्ज स्टोर्ड इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका चार्ज इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो Q इक्वल टू होता है हमारा C इक्विवेलेंट लिखोगे और V। C इक्विवेलेंट आपका 3 माइक्रो फैराड, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड। अब वोल्ट आपका 20, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम, यानी 60 माइक्रो कूलम। सुन रहे हो मेरी बातों को। अब चलो, अब आपसे पूछ रहा है क्या, अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज C1 कहाँ पे है आपका ये, और C2 आपका यहाँ है और C3 आपका यहाँ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एकदम वेरी सिंपल। अब देखो तो मैं बता दूँ तुम लोगों को कैसे इसको सॉल्व करोगे। थोड़ा सा इसमें दिमाग खर्च करने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आसानी से सीखना। वो क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन यही है कि क्वेश्चन को आप कितना सीरियस लिए हो, आप इसको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, क्वेश्चन का अपना लेवल। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता तो ये मेरे से भी नहीं बनता, किसी से नहीं बनता। ये अपने एक फ़िक्स वैल्यू पे सेट है। आप भी उतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका जूनियर आएगा वो भी उतना ही पढ़ेगा, और इससे पहले जो सीनियर गए वो भी उतना ही पढ़े। हम इस क्वेश्चन के लिए कितना प्रयास किए हैं उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग और उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट दर्शाता है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ अब हमको निकालना है कि चार्ज अक्रॉस C1, C2 एंड C3, ये हम लोगों को वैल्यू निकाल के देना है। तो देखो तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका कि ये दोनों तो सीरीज में है ना जी, इसके साथ पैरेलल में है, फिर इसके साथ पैरेलल में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपका क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस डायग्राम पे आ जाओ। ये दोनों सीरीज में ना है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे लगेगा उससे डिफरेंट इस पे लगेगा। लेकिन चूंकि C1 और C2 दोनों का वैल्यू इक्वल होने के कारण इस पे अभी आपका उतना ही पोटेंशियल लगेगा, और इस पे आपका ये दोनों का बढ़ जाएगा आधा आधा, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट और 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड किसका बन के आया है, इन दोनों का बन के आया है, हाँ या ना, ये और ये, हाँ या ना। अब देखो यहाँ, और ये दोनों पे भी, तो जो 10 वोल्ट इस पे लग रहा है और 10 वोल्ट इस पे लग रहा है। अब ध्यान दो, 10 वोल्ट इधर लगेगा, 10 वोल्ट यहाँ लगेगा, पैरेलल में है तो इस पर भी 10 वोल्ट लगेगा। तो C1 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम से समझना, रीजनिंग टाइप से, कैलकुलेशन टाइप से भी सिखाएंगे। तो V1 इक्वल टू आपका 10 वोल्ट, क्या कि C1 के लिए हम V1 ही लिखते हैं। तो Q1 निकालेंगे यहाँ से, C1 V1, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड इंटू 10, तो 30 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम, हाँ 30 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोले कि 10 वोल्ट आप यहाँ भी लगा रहे हो, 10 वोल्ट यहाँ भी लगा रहे हो, और 10 वोल्ट आपका यहाँ भी लग रहा है, चूँकि तीनों पैरेलल में। थोड़ा और यहाँ डेप्थ में आते हैं, यहाँ 10 लग रहा है, इन दोनों पे भी आपका 10, अरे हाँ या ना। तो सुनो यहाँ, अब ये 4 और 4 सीरीज में ना, तो यहाँ 5 और यहाँ 5, V3 इक्वल टू 5 वोल्ट, तो Q3 इक्वल टू C3 V3, तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और ये 5, तो कितना आ जाएगा 20 टू 10 का पावर माइनस 6 कूलम, यानी 20 माइक्रो कूलम, हाँ या ना। अब चलो, इस पे 10 लग रहा है, इस पे भी आपका चूँकि पैरेलल में है तो कितना लगेगा 10 लगेगा। तो देखो यहाँ से V2 इक्वल टू 10 वोल्ट, Q2 इक्वल टू C2 V2, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 फैराड इंटू 10, तो बोले तो 20 10 का पावर माइनस 6 कूलम, तो 20 माइक्रो। समझ में आया, कोई दिक्कत।
नोट करा जाए। मिलाओ तो ए का आंसर होगा 3 माइक्रोफेराड, बी का आंसर होगा 60 माइक्रोकूलम, सी का 30 माइक्रोकूलम, डी का 20 माइक्रोकूलम और ई का 20 माइक्रोकूलम है सीखा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बनते रहेंगे। अगला टॉपिक, क्वेश्चन आया समझ में सबको? हाँ, फिर से देखो यहाँ, फिर से एक बार और समझ लो। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट का तो मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम बता दिया अब, है ना। अगर मान लीजिए उस लेवल पे भी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं बिल्डअप कर पाए तो फिर अब समझना है कि जो मुश्किल है समझना, है ना। बता ही दिए हैं आपको कि हम लोग सेल के द्वारा जब मान लीजिए कि जिस दो पॉइंट के बीच के अक्रॉस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल देखना है कि हम लोग सर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट में आपका सिंपल है यहाँ कि अगर मान लीजिए चार्ज हमारा यहाँ से विड्रॉ होकर सेल से इस पॉइंट पे आता है, तो यहाँ से दो पाथ में बटा ना, तो दो पाथ में बटा जब ही, तो चार्ज आपका कब डिवाइड होता है? जब पैरेलल में होता है। यानी ये जो अरेंजमेंट है इसके साथ पैरेलल में होगा। यहाँ पर फिर जो चार्ज आया वो आपका एक इस पाथ पे, दूसरा इस पाथ पे, और जो चार्ज आपका 4 माइक्रोफेराड यहाँ पे, वही चार्ज आपका 4 माइक्रोफेराड यहाँ पे। यानी ये दोनों आपका सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो 4 और 4 का सीरीज में 2 हो जाएगा, और पैरेलल आपका 2 है तो 2 2 फिर 4 हो जाएगा, जो हम वहाँ लिखे हैं। अच्छा, 4 ये हो जाएगा, फिर ये 2 आपका क्या है? पैरेलल में है, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अब जो चार्ज आपका यहाँ पे आया है, ध्यान देना है कि जो चार्ज आपका यहाँ पे आया है वो चार्ज, या फिर यहाँ से आप कह सकते हो, इस साइड से आप ले सकते हो कि नेगेटिव चार्ज जो आप रिसीव कर रहे हो, तो दोनों को दो पाथ से रिसीव कर रहे हो, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल में। तो ये दोनों आपका 3 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बाद में ये 6 और ये 6 आपका सीरीज में है, जिसका इक्विवेलेंट आपको 3 माइक्रोफेराड आएगा। और बाकी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट ऑफ कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर्ड इन डिफरेंट ऑफ कैपेसिटर तो अभी हमने निकाला ही है। एक क्वेश्चन और मैं इस पर आपको देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है, आसान ही है, देखिए बनाइए। ए बी नाम आपका C1 C2 C3, C1 C2 C3 C4 और C5। चलिए लिखिए तो अब कि इन द गिवन डायग्राम, क्वेश्चन बना के, इन द गिवन डायग्राम C1 इक्वल टू C5, इन द गिवन डायग्राम, ध्यान देना है, C1 इक्वल टू C5 इक्वल टू 8.4 माइक्रोफेराड, C1 इक्वल टू C5 इक्वल टू 8.4 माइक्रोफेराड एंड C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 4.2 माइक्रोफेराड। C1 इक्वल टू C5 इक्वल टू 8.4 माइक्रोफेराड एंड C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 4.2 माइक्रोफेराड and applied potential difference across AB and applied potential difference across AB and applied potential difference across AB is 220 volt and applied potential difference across AB is 220 volt then first में लिखना है पहला, what is the equivalent capacitance of the network? What is the equivalent capacitance of the network between points A and B? What is the equivalent capacitance of the network between points A and B? What is the equivalent capacitance of the network between points A and B? Between points A and B, क्वेश्चन मार्क। फिर B में लिखना है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर।
एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चलो इतना पढ़ाए हैं, इसको बना के थोड़ा हमको दिखाओ तो सब लोग सॉल्व कीजिए। तो इसको होगा सॉल्व, बनाओ तो, बाकी मैं मिटाऊँ। कितना बोला बाबू रे? 2 पॉइंट बता दूँ? चलो ट्राई करो सब लोग, बनाओ, आसान है, बनेगा ज़रूर बनेगा। अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग बता दें हम तुमको कि C3 और C4 आपका सीरीज में है, C2 के साथ पैरेलल में है, बाद में C1, C2 और C5 सीरीज में है। तो हम लोग C1 इक्वल टू कितना है, C5 भी आपका 8.4 माइक्रोफेराड, और आपका C3 भी है 4.2 माइक्रोफेराड, ये तो C2 ना, और C3 भी आपका 4.2 माइक्रोफेराड, और C4 भी आपका 4.2 माइक्रोफेराड। देखिए तो ये दोनों आपका सीरीज में है, तो 2.1 ध्यान दो, 4.2 और 4.2 ये दोनों क्या है आपके सीरीज में ना, तो क्या हो जाएगा 2.1, और 2.1 आपका 4.2 के साथ पैरेलल में है तो 6.3। अब देखो यहाँ 8.4, 6.3 और फिर से यहाँ पे 8.4 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड और माइक्रोफेराड, और ये पॉइंट आपका ए और बी। बाद में हम लोग 1/c इक्विवेलेंट करेंगे, तो 1/8.4 प्लस 1/6.3 प्लस 1/1 है ना, सब जगह मान लो 10 ले लेते हैं, है ना। अब बताओ तो कितना एलसीएम आएगा, 1/84 प्लस 1/63 प्लस 1/84 कितना आएगा एलसीएम जी? 250। हाँ जोर से बोलो, 252। चलो 252 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। हाँ यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी फिर से 3 आपका आ जाएगा। सी यू इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 252 बाय, अब यहाँ देखो 6 4 10, तो यहाँ पे फिर आपका कितना 100 ना हो जाएगा, तो 2.52 आपका माइक्रोफेराड जो है इसका इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चंस क्या है इक्विवेलेंट के बाद, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले चार्ज इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे। अच्छा देखो, तो इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड क्या कर दें कि हम इसको ऐसे खींच सकते हैं, तार को ए और बी को सीधा कर दें। तो देखो ना, अगर ए और बी को तुम सीधा कर दोगे, यहाँ तुम ए ले लो, यहाँ तुम बी ले लो, और यहीं से ना ये ऊपर 2 गया है जी, तो चलो हो गया। इसका वैल्यू आपका आ गया 8.4 माइक्रोफेराड। अच्छा इसका भी वैल्यू आ गया आपका 8.4 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत? ये आपका C3 है तो 4.2, ये भी 4.2 और ये भी 4.2, इसका वैल्यू हम लोग बोल देते हैं ये C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये आपका C5 और ये आपका C1। ध्यान देना है बच्चा सब लोग यहाँ पे कि पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे Q, C इक्विवेलेंट पे कितना चार्ज सेल के द्वारा हमारा विड्रॉ होगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट भी, तो 2.52 इंटू कितना आ जाएगा, बोलो 10⁻⁻6, कितना का पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं 220 वोल्ट का ना, तो चलो तो मल्टीप्लाई करो, अब कितना आ जाएगा 220 वोल्ट का है तो 220 वोल्ट पे कितना आ जाएगा, बोला जाए जल्दी, 554.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो चलो 554.4 माइक्रो कूलम आपका तो चार्ज आपका आ गया कहाँ का, C1 का। यहाँ से जब ये चार्ज आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने सेल लगा दिया, ये अगर आपका सेल 220 वोल्ट का है या बैटरी है या सप्लाई है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे तो Q1 का वैल्यू वही होगा। अच्छा देखो आपका Q5 का वैल्यू भी वही होगा, क्योंकि C1 और C5 का वैल्यू क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या है सीरीज में ना है। अरे हाँ या ना,
जब सीरीज में है तो जो चार्ज आपका C1 से फ्लो करेगा वही चार्ज, जो चार्ज आपका C1 में स्टोर होगा वही चार्ज आपका C5 में स्टोर होगा, और इस पूरे अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट में भी वही चार्ज लगेगा। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या है कि दो वैल्यू सीरीज में है और एक वैल्यू पैरेलल में है, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइक्रोकूलम, तो V1 निकालोगे ना तो Q1 बाय C1, हाँ या ना, तो Q1 बाय C1 तो 554.4 इंटू 10 का पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय आपका C1 का वैल्यू कितना है 8.4 इंटू 10 का पावर -6 फैराड। कट करो तो कितना आता है, हैं 66 वोल्ट। सही से कैलकुलेशन किए हो ना, तो 66 वोल्ट आपका C1 पे लगेगा। और आप देखो यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे तार्किक अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। आपका C5 पे भी जो V5 का वैल्यू होगा ये आपका 66 वोल्ट ही होगा, है ना। और यहाँ पे Q5 का वैल्यू भी आपका 554.4 माइक्रो कूलम आपके आ जाएंगे। तो अब बताओ तो इस अरेंजमेंट के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बचा, इस अरेंजमेंट के लिए पोटेंशियल कितना बचा, तो V2 निकालोगे ना तो 220 माइनस 66 तो 220 और माइनस कितना रे 132, तो कितना आ जाएगा माइनस करके 88 वोल्ट। अब देखो 88 वोल्ट जो आप, हाँ सिर्फ 88, ये सही है, हाँ चलो अब ध्यान दो 88 वोल्ट जो आपका आया, तो ये 4.2 पे भी 88 लगेगा और इन दोनों पे भी 88 लगेगा। तो वो 88 क्या होगा, यहाँ पे चूंकि C3 और C4 का वैल्यू इक्वल है तो दोनों दो पार्ट में बढ़ जाएंगे ना, तो 44 वोल्ट इसके लिए और 44 वोल्ट। तो चलो कैलकुलेशन देखो, तो अब ध्यान देना है एकदम, क्या है आपका यहाँ पे C2 इक्वल टू कितना 4.2 माइक्रोफेराड, है ना जी। अच्छा अब चलो यहाँ पे आपका V2 आपका आ गया 88 वोल्ट, तो Q2 निकालोगे तो C2 V2 तो 4.2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 88 मल्टीप्लाई कर लो, इतना 10 टू द पावर -6 कूलम आ जाएगा। फिर चलो यहाँ से अब आपका C3 यानी V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 44 वोल्ट, हाँ या ना। अच्छा तब यहाँ से फिर से निकालोगे क्या Q3 ना, तो Q3 इक्वल टू क्या C3 V3 तो कितना आ जाएगा 4.2 इंटू 10 का पावर -6 फैराड इंटू 44 वोल्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, जो वैल्यू आएगा 10 का पावर -6 कूलम आपका Q3। फिर आपका V4 का वैल्यू कितना है 44 वोल्ट और C4 का वैल्यू कितना है 4.2 माइक्रोफेराड, अरे हाँ या ना। तो यहाँ से तुम्हारा Q4 ना निकालोगे तो Q4 इक्वल टू क्या आ जाएगा C4 V4 यानी 44.2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10 का पावर -6 कूलम जो वैल्यू है वो चार्ज के आ जाएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए कंप्लीट कीजिए सब लोग नोट करके, तो सीख गए। तो देखिए तो क्वेश्चन का कोई नंबर्स फिक्स नहीं है, बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये सारा जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा, ये 2 मार्क्स वाला नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है कि कैलकुलेशन भी उसी टाइप का है। फिर आपको C1 C2 C3 C4 और C5 में स्टोर्ड चार्ज के वैल्यू निकालने हैं, क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरी में ही पूछेंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्विवेलेंट निकालना आपसे पूछा जाएगा, या मान लीजिए चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले नहीं होंगे। लेकिन आपको जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा उसमें आपको क्विक डिसीजन लेने वाला आपके पास टेक्निक होना चाहिए। कुछ ऐसा पजल टाइप का रहेगा कि जिसको सोचना आपको पड़ेगा तभी बनेंगे। ठीक, तो चलिए तो ये हम लोग का ऑलमोस्ट हम समझे, तो ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है, नोट करो सब लोग, अभी और पढ़ाएंगे CR सर्किट वगैरह, तो और तुम लोगों को अच्छे से लो। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, तो
तुम लोग इसको बना के दिखाओ। नोट कर लिया? और क्वेश्चन होता है ना कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है, मतलब कि लगता है ये भी बनवा दें, ये भी बनवा दें। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम to a 30 volt battery as shown in diagram to a 30 volt battery as shown in diagram to a 30 volt battery full stop. The potential difference between points A and B is the potential difference between points A and B is the potential difference between point A and B is। कल तुम लोग का पेपर कैसा गया फिजिक्स का? बहुत अच्छा गया, बहुत आसान क्वेश्चन भी सेट किए थे। हाँ, और MCQ टाइप में सॉल्व करेंगे तो बता देंगे। थ्योरी कैसा गया तुम लोग का? अगर इस लेवल का भी तैयारी कर लोगे तो बोर्ड में तुमको 80% से कम मार्क्स फिजिक्स में नहीं आएंगे। अगर जो क्वेश्चंस कल दिए थे उस पैटर्न पे भी कर लोगे तो। लेकिन मैं अभी पास्ट का कॉपी चेक किया हूँ, परसों मैं कॉपी दिखा दूंगा। 6-7 कॉपी और बचे हुए हैं, बहुत मेहनत लग रहा है कॉपी चेक करने में। हम पिछले वीक स्टार्ट ही किए, हम आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग को लिखने ही नहीं आता है, आप लोग को लिखने ही नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि आप सारे बच्चे CBSE स्कूल से 10th पास किए हो, ग्रामर ही नहीं आ रहा है, सेंटेंस ही गलत लिखते हो, उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं आता है, स्पेलिंग तक गलत लिखते हो, फिर बेकार पढ़े, है ना। मतलब इतना मतलब 11th-12th के स्टूडेंट के तो कॉपी में जो एरर नहीं होना चाहिए, मैं वो एरर को चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन बाद में, अभी तो हमको इंग्लिश चेक करने लग रहा है, मैं इंग्लिश का कॉपी चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन बनाए हो या नहीं बनाए हो, क्वेश्चन के बारे में 2-4-5 लाइन लिख दिए हो तो काट के हम 0 दे सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि 0 ना दे के आधा नंबर भी दूं। वो लाइन कहाँ है जिस पे मैं आधा नंबर दे दूं? मेहनत देखो, सब लोग मेहनत करो, मेहनत करोगे है ना, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं मेहनत करोगे मुश्किल है। 11th-12th की चीज़ें हार्ड नहीं है, तुमको इन्वेंशन थोड़े करना है जी। जो लोग इन्वेंट करके चले गए उनके कंसेप्ट को पढ़ना है, यही ना। आपको साइंस कहते हैं कि हम लोग ये इन्वेंशन का सब्जेक्ट है, तो आप इन्वेंट थोड़े कर रहे हैं, आप खोज कर रहे हैं, आप खोजे हुए चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये भी तो कहिए एक तरह से हिस्ट्री ही तो है कि ऐसे होता है, ऐसे साइंटिस्ट ने बोला था। लेकिन इसमें क्या है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पास्ट में जो हमारा क्लास पीछे का क्लास रहा है 9, 10, 11, 12 तो हो ही 8, 9, 10, 11 उसमें नहीं कंसस होके पढ़े, तो जिसके चलते यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अच्छा, यहाँ भी अगर कंसस होके नहीं पढ़ोगे तो एकमात्र ऑप्शन जीवन में बचता है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना। और बिजनेस इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। छोटा सा चाय का दुकान कहीं पे खोलोगे, तुम्हारा चाय का दुकान बढ़िया चलने लगेगा, शाम को कोई उचक्का पहुंच जाएगा रंगबाजी लेने के लिए कि 500 रुपया लाओ, नहीं दोगे तुम्हारे चाय की दुकान को डिस्टर्ब करेगा, तुम्हारी दुकान के बाहर में झगड़ा करेगा, तुम्हारे साथ झगड़ा करेगा। बिजनेस बहुत टफ है। दूसरा रास्ता, कोई ना कोई तो तुम कंपटीशन का एग्ज़ाम करोगे ना, तैयारी बैंकिंग का करोगे, रेलवे का करोगे, SSC का करोगे, UPSC का करोगे, BPSC का करोगे या स्टेट गवर्नमेंट का करोगे। तुम आज ही जाना कचहरी में बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बुक बेचने वाले बुक सेलर सब का दुकान है, उस दुकान पे छुट्टी के टाइम में आज आधा घंटा समय देना और उसको बोलना कि 4th ग्रेड, यानी रेलवे में जो 4th ग्रेड बोलते हैं कि ग्रुप डी का हमको क्वेश्चन सेट लेके दीजिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, उसका क्वेश्चन बैंक लेना और बोलना कि हम SSC का CGL का जो ग्रेजुएशन लेवल पे है उसका हमको क्वेश्चन बैंक दीजिए। और उसके क्वेश्चन बैंक में किसी साल का तुम क्वेश्चंस को पलट देना, तुम पाओगे उसमें 10 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स से हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से हैं? सब 12th से हैं। 11th से क्वेश्चन अब थोड़ा कंपटीशन में कम पूछता है, इंजीनियरिंग और NDA ये सब को छोड़ के। देखोगे कि तुमको 10th का क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है। फिजिक्स में अगर 11th से भी क्वेश्चन है तो आसान वाला पोर्सन से है,
10 से 12 क्वेश्चन है खाली फिजिक्स से। केमिस्ट्री में तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 ग्राम एसिटिलीन गैस को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब जो बच्चा मोल कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन बना पाएगा। इसीलिए अभी जो देख रहे हो कि इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब नहीं किसी को हो रहा है, इसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जितना वैकेंसी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं। कट ऑफ दुनिया भर का जिसको आ रहा है वो तो बना के आ रहा है, तो उसके लिए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, और जिसको आ ही नहीं रहा वो बहुत पीछे छूट जा रहा है। बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, या बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं 100% अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम अगर गवर्नमेंट कंडक्ट करने लगे तो देखोगे उसका कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा। उसमें धांधली कर देती है जो दलाल लोग हैं, जो सरकार के गलत लोग जो इन्वॉल्व हैं पैसा लूट मचाने के लिए, नहीं तो उन सारी चीज़ों का भी कट ऑफ बहुत आगे चला जाएगा। तो खाली 11th 12th पढ़ के ये मत सोचना कि 11th मेरा कमज़ोर है या 12th मेरा कमज़ोर है तो हमको इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम थोड़े देना है। तुमको जीवन भी बढ़िया जीना है तो उसमें भी ये काम आएगा। नहीं तो इलेक्ट्रीशियन तुमको ठग के बर्बाद कर देगा। थोड़ा बहुत भी अगर 12th को सीरियस से पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ तुम्हारे जीवन के बदल जाएंगे। हम कॉपी तुम लोग का रिटेन, अब क्या है कि हमारे पास इतना टाइम, मेरे पास के सारे फैकल्टी के पास इतने कम टाइम है, और नहीं तो मुझे लगता है कि तुम लोग को खाली रिटेन ही एग्ज़ाम लेना चाहिए, MCQ हटा देना चाहिए। MCQ में क्या है, 100 क्वेश्चन देते हैं, टिक लगा देते हो, 40 गो 32 गो 30 गो 50 गो 52 गो सही हो ही जा रहा है, उससे बातें स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब रिटेन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। तुम ही बताओ जो इतने इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये हमारी तुम्हारी बीच की बात है, ये बात हम कहीं बोलेंगे भी थोड़े, बोलने वाला बात ही नहीं है। लेकिन इतना दिन से पढ़ रहे हो और एक ग्रामर में सेंटेंस बना के नहीं लिख पा रहे हैं हम लोग, तो बहुत दुखद है। तो तुम लोग कहता है जी हम CBSE से, हम तो बिहारी बोर्ड से 10th किए थे, 8 9 10 मेरा प्योर हिंदी मीडियम रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कहाँ अंग्रेजी तुम लोग कितना कमज़ोर है। उसके बाद हम अंग्रेजी पढ़े कहाँ, 11 12 में भी नहीं पढ़े, कॉलेज गए तो नहीं पढ़े। हम सब दिन अंग्रेजी पढ़े तो अंग्रेजी अखबार पढ़े, और अच्छा जो मैगजीन जिसके कवर पे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो रहता था वो पढ़ते थे। आउटलुक आता था, इंडिया टुडे और आउटलुक, पहले बहुत मैगजीन बिकती थी, हम आउटलुक पढ़ते थे। उसमें बहुत सारे फेमिनिस्ट वगैरह, फिल्म फेयर अवार्ड, ये वो सारे दुनिया जहान के बारे में अटपटांग कहानी सब रहता था, तो उसको लेके पढ़ते थे। लेकिन कभी हम इंग्लिश का ट्यूशनों नहीं गए। तुम लोग शुरू से नर्सरी या UKG या प्री KG से इंग्लिशे पढ़ते आए हो, इंग्लिशे का एकदम स्थिति ख़राब किए हुए हो। कैसे समस्तीपुर का नाम होगा? आपको यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट, और आपको ये पॉइंट A और B के बीच का कह रहा है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। चलिए अब आपका है 1 माइक्रोफेराड, फिर 1.5, फिर 2.5, 0.5 और 30 वोल्ट। ठीक, ये आपका है 30 वोल्ट, ये है आपका कितना बोले 1 माइक्रोफेराड, इसको क्या बोले 1.5 माइक्रोफेराड, इसको कितना बोले जी 2.5, और ये 0.5 माइक्रोफेराड। बनाओ तो अभी देखो ना, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग मेहनत करोगे तब ना रिजल्ट होगा। रिजल्ट हम देंगे, रिजल्ट तुम लोग दोगे। तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग दिन रात अच्छा करोगे, अपने आप रिजल्ट होगा। अभी तुम लोग जीशान को पहचानता था ना, तो जीशान के घर हम ईद पे सेवई खाने गए थे। ये सच्ची घटना, तुम जीशान आएगा तो मिलवा देंगे। तो उसके यहाँ जब हम ईद पे सेवई खाने गए तो उसके पापा हमको एक स्टूडेंट से मिलवाए, जिस स्टूडेंट को इस साल नीट के एग्ज़ाम में 670 नंबर आया है। उसका घर है बुजुर्ग द्वार, उसका नाम अभी हम बता देंगे तुमको देख के। उसका घर है बुजुर्ग द्वार, 670 नंबर आया है। वो केंद्रीय विद्यालय से 2019 में 10th किया है, और CPS से नॉन अटेंडिंग से 12th किया है 2021 में। 2021 में जब वो एग्ज़ाम दिया था तो उसको 255 या 252 नंबर आया था। फिर 2022 में एग्ज़ाम दिया तो 575 नंबर आया, और 2023 में दिया तो 670 नंबर आया। तो मिलवाए हम भी उसको बहुत, लेकिन हमको उसके पापा उसी समय में बोले कि इसको एक समस्तीपुर का ही एक कोचिंग, इसके पापा को कुछ गिफ्ट उफ्ट का प्रलोभन दे दिया है, सो ये रिज़ल्ट उसके यहाँ लगेगा, वो हमको बताए। तो हम उसके पापा और वो दोनों बैठे हुए थे। हम बोले देखिए
आप एक डॉक्टर बन रहे हो, आप एक इंजीनियर बनोगे, आप एक डॉक्टर बनोगे, आप एक शिक्षक बनोगे, आप में अगर अभी से ये सारे लालच अगर समा जाएंगे तो आने वाला समय में क्या होगा। ऐसे कोई आपके घर पे आके गिफ्ट दे दे कि आपका बच्चा बढ़िया किया, हम इसको प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप दे रहे हैं, इसको प्रोत्साहन के लिए एक मोबाइल दे रहे हैं, इसको प्रोत्साहन के लिए हम कुछ राशि दे रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन आप इसके रिजल्ट को मत बेचना। उसके पिताजी उस समय तो हमको बोल दिए कि नहीं नहीं सर ये पाप होगा, ये वो जो भगवान का कसम होता है, लेकिन हमको जिशान के पापा बोल दिए कि सर ये पैसा ले चुके हैं, रिजल्ट जाएगा, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। सो बहुत फ्रॉडबाजी करता है। ऐसा ही हुआ, रिजल्ट निकला, जो पैसा का प्रॉमिस इंस्टीट्यूट कर रखा था कि हम इतना पैसा देंगे, वो पैसा ना दे के उसको मोबाइल गिफ्ट देके और उसका रिजल्ट सोशल मीडिया पे हिम्मतें नहीं है, सोशल मीडिया पे तो पब्लिश नहीं किया है डर से, अभी तक पेपर में छपवा दिया। पेपर में 4 जो बच्चे का रिजल्ट छापा है वो 4 का 4 कोटा में बच्चा पढ़ के रिजल्ट लिया है। एक बच्चे का तो जल्दीबाजी में कोटा वाला एलन के ड्रेसे में फोटो लगा दिया है। एलन का ग्रीन कलर का टी शर्ट है और ब्लू कलर का देखोगे उसका कॉलर है, उसी में वो लगा दिया कि अनुष्का कुमारी लड़की है, उसका फ़ोटो लगा दिया है और फोटो पब्लिश कर दिया है। ये हालत है समस्तीपुर। तुम्हारे यहाँ से जो बच्चा जेईई मेन कम्पीट किया वही ना जेईई एडवांस कम्पीट करेगा। जेईई एडवांस में आदित्य कुमार सिंघानिया फिर से वो छूट गया, उसको केमिस्ट्री में निगेटिव ज़्यादा हो गया, नहीं हुआ। मेरा अपना मौसी का लड़का आईआईटी एडवांस में उसको 5000 समथिंग रैंक है, मेरा अपना मौसी का लड़का का। इसी बार उसको बुलाएंगे, माला पहना देंगे, मिठाई खिला देंगे तो मेरा रिजल्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वो हम जिस दिन कर देंगे, मेरे अंदर में तो आ गया फिर बेईमानी। जब बेईमानी आ जाएगा तो बाज़ार में सुनता होगा ना कि मरीच में पपीता का बीज मिला के लोग बेचता है मुनाफाखोरी के लिए, फिर तो वही हमें भी आ जाएगा ना। फिर हम तुम लोगों पे ना कभी मेहनत करने के लिए सोचेंगे, ना इतना गर्मी में क्लास लेने के लिए सोचेंगे। हमेशा दिमाग में क्या रहेगा कि कहीं से 5 को रिजल्ट जुगाड़ करना है, बैनर पे डाल देना है, उसी को देख के तो बच्चा आ ही जाता है और आ भी रहा है दूसरे संस्था में। लेकिन उस रास्ता को हम चुने ही नहीं आज तक। अब देखो कि लोग प्रिंट मीडिया में निकाल दिया, लोगों को मतलब भी नहीं है, तो कैसा सोसाइटी हमारा बन रहा है। आने वाला टाइम कैसा होगा, कभी कल्पना किए हो? कोई मेहनत करना चाहेगा? हर कोई क्या सोचेगा, ये तो चोरी हुआ ना, ये झपैती हुआ ना, कि जो चीज़ मेरे यहाँ नहीं मिल रहा है वो चीज़ को दिखा के तुमसे पैसा लेना, ये तो प्योर झपैती हुआ। और झपैती करके संस्था चला रहा है। कोई लड़का अगर तुम लोग के परिचय के बुजुर्ग द्वार के होंगे तो पता करना, 4 साल से बच्चा बाहर पढ़ रहा है। हम तो इसके लेके लाइव भी आ गए, हमें को 2 मीडिया में बाइट भी लेके दे दी हैं, फिर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि आप गलत के खिलाफ अकेला लड़ाई लड़ रहे हो। तो इस कदर का एक फ्रॉडबाजी बना के एक सिंडिकेट खड़ा करके संस्था चल रहा है, उसी का शिकार तुम लोग भी हो। सीबीएसई स्कूल हम लोग के टाइम में सब जगह, जैसे अभी इतने सारे हैं नहीं, हमारे समय में जिसमें हम लोग 10th पास किए थे, समस्तीपुर में एकमात्र अफिलिएटेड तुम्हारा सीबीएसई स्कूल था सीपीएस। होली मिशन का अफिलिएशन छीना गया था क्योंकि वो एग्ज़ाम में चोरी करा रहा था सेंटर पे, तो उसका अफिलिएशन छीना गया था। एकमात्र सीपीएस ही अफिलिएटेड था। और बच्चों में बता दूं तुम लोगों को कि स्टूडेंट बाजी में हमने सीबीएसई के कई सारे बच्चों से मिला, बहुत बढ़िया उसका इंग्लिश, मैथ ज़रूर कमज़ोर रहता था लेकिन इंग्लिश उसका बहुत बढ़िया रहता था। लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, इतने सारे सीबीएसई स्कूल हैं, किन्हीं के पास ढंग के टीचर नहीं हैं, सही से वो एनालिसिस नहीं करते हैं। क्लास 5-6 के बाद तो पीटीएम स्कूल में बंदे हो जाता है, बच्चा जितना आवारागर्दी करे, खाली फीस समय से जमा करते रहे, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। लॉस किसका हुआ? तुम्हारा हुआ। स्कूल वाले को तो फ़ायदा ही हुआ, वो तुम्हारे पैसे से ज़मीन कहीं ना कहीं खरीद लिया होगा, या उसका स्कूल 2 फ्लोर का होगा तो 3रा फ्लोर उसको रेडी कर लिया होगा, सेटरिंग लगा के ढाल लिया होगा। तुमको क्या दिया लेके? तुमको तो कुछ नहीं दिया लेके ना, तुमको तो बर्बाद कर दिया। कभी अपने बैग पे जाके कल्पना करो कि तुमको क्या दिया लेके स्कूल, एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया है लेके, और उसके लिए तुमसे कितना पैसा। अब पैसा तो छोड़ो, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। जिस समय तुम्हारा बनने का उम्र था, तुमको सही सुविधा नहीं दे के तुमको डिरेल कर दिया। आज उसी का खामियाजा हम भुगतते हैं। ऐसा नहीं हम तुमको एक क्वेश्चन कराए हैं डायरेक्ट बोल रहे हैं बनाने के लिए,
हमको लग रहा है हम 25-30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्लस कर चुके होंगे, फिर भी तुम नहीं ले पा रहे हो। काहे? ऐसा नहीं है कि तुम ले नहीं सकते हो। जब ब्रेन बनने का था ना, उस समय इसको बनने ही नहीं दिया गया, इसको रोक के रखा गया। तुम सुबह में डेली 4 बजे जगना शुरू कर दो ना, जिस दिन नहीं जगोगे 4 बजे में नींद खुल जाएगा और तुम परेशान रहोगे कि कितना जल्दी हम बेड को छोड़ के घूमने निकल जाएं। या तुम्हारा डेली 8 बजे अगर जगने का आदत है, तुमको जिस दिन घर पे 5:30 बजे 6 बजे में जगना पड़ जाएगा, तुम भर दिन झपकी लेते रहोगे और तुम्हारे चेहरा पे उदासी रहेगा। चूँकि एक हैबिट मेरा बन गया, वैसा आदत बन गया। अब उस आदत के विपरीत जाना जब जब चाहते हैं तब तब हमारे साथ तकलीफ़ होता है। वही हम लोगों के मेंटल कंडीशन के साथ। फिर भी 12th में हो, नहीं कुछ तो कम से कम 12th में तो नंबर चाहिए ना, इतना तो कम से कम पढ़ना होगा कि एक सम्मानजनक नंबर चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ के लिए तब का तब सोचा जाएगा। प्रयास अपने साइड से मत छोड़ो, घर पे सब लोग प्रयास करो। NCERT रखो, पैकेज है, हेल्पिंग बुक रखो, पढ़ो। जो नहीं समझ में आए टाइम मत देखो कि कब पूछने के लिए जाना है, कब जब खाली देखो हमको तब हमसे पूछो। बाकी और सर को जब खाली देखो तब पूछो। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी तरह से 12th पास कर लूँ, ये दिमाग में मत लाओ। समझ गया ना? क्या पता कि तुम्हारा जिस सेंटर पे एग्ज़ाम होगा वही सेंटर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला सेंटर हो जाए, वहीं पे जाके मजिस्ट्रेट बैठ जाए। कैसे कर पाओगे? भाग्य को कौन दिखाया है? कर्म हमेशा भाग्य पे हावी है। कर्म के दम पे लोग भाग्य को हराया है, लेकिन भाग्य के भरोसे जो रहे हैं उसमें से 1% लोग सक्सेस हुए हैं। अब जिसको मान लो कोई आदमी के पास अभी मुकेश अंबानी के घर में उसका बेटा का शादी हुआ है और उसका जो पोता, उसके बेटा का जो बेटा जन्म लेगा, वो क्या हो गया? गॉड गिफ्टेड है उसको कि संपत्ति उसको जन्म के साथ ही मिल गया। लेकिन क्या भारत में सारे बच्चों को ऐसा नसीब है? नहीं ना है। बाकी बच्चे भी तो अपना जीवन जीने के लिए उनको कर्म तो करना पड़ेगा ना। तब भाग्य 1% साथ देता है, कर्म 90 नहीं बोल सकते हम, 99% कर्म साथ देता है। अगर आपको अपने आप पे भरोसा रखते हो तो आप बहुत आगे। तो डिफिनीसन हम तुम लोगों को लिखाए हैं कॉपी में। थ्योरी वाला जब एग्ज़ाम लेते हैं डिफिनीसन लिखाए हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप हम हर बात को नोट करा देते हैं। रट्टा मारो उसको, समझ में नहीं आया 1-2 बार पूछो। 1-2 बार पूछने के बाद भी सर वैसा समझ में नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, समझना बूझना होते रहेगा। मार दो रट्टा। काहे कि एग्ज़ाम में उसी को नंबर आते हैं जिनके कॉपी में लिखे होते हैं। एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाता है कि ये बच्चा 2 घंटा में कॉपी लिखा है कि 2.5 घंटा में लिखा है कि 3 घंटा में लिखा है कि 3 घंटा 5 मिनट में लिखा है कि चोरी करके लिखा है कि रट्टा मार के लिखा है। कॉपी चेक करने वाले ये देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कितना सही लिखा है, उस पर नंबर मिलता है। तो अगर समझ में आ रहा है ठीक, 1 बार में नहीं आया 2 बार में पूछो, 3 बार में पूछो, 4 बार में पूछो, 5 बार पूछो। लग रहा है कि सर ये बार बार मेरे कुछ पुरानी कमियों के कारण नहीं समझ में आ रहा है, वैसे परिस्थिति में रट्टा ही मारना एकमात्र उपाय है, तभी हम लोग सक्सेस होंगे। लोग कहता है कि हर चीज़ को समझना, हर चीज़ को कब समझोगे? जब क्लास 4-5 से वैसा आदत लगा रहता तब ना। अब यहाँ पे मान लो अचानक तुमको हम कोई कंसेप्ट दे रहे हैं जो कंसेप्ट किसी पास्ट के क्लास से रिलेट कर रहा है और वहाँ पे वो चीज़ हमको नहीं मिला तो टिकेगा नहीं ना। तो नहीं टिकेगा तो उस परिस्थिति में उसको रट्टा ही मारना एकमात्र उपाय है। और सब्जेक्टिव कम से कम फिर से सुनो, 25 क्वेश्चन देते हैं, 30 क्वेश्चन देते हैं, 40 देते हैं, 40 के 40 मत बनाओ। आदत डालो, अभी से जो सिखा रहे हैं उसका आदत डालो। हम कॉपी चेक किए इसीलिए इतना बात बोल रहे हैं। उस 25 क्वेश्चन में तुमको 5 को आता है तो 5 लिख, लेकिन सही सही लिख। 2 ही आता है, 2 ही सही सही लिखो। कभी ये सोच के मत लिखो कि कुछ भी लिख दिए, काहे कि हम तो चेक करेंगे ना। तो कुछ भी लिख देने के बाद भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है। वो अपने आप को 3 घंटा जो एग्ज़ाम है या 2 घंटे का एग्ज़ाम है उसमें अपना मन बहला लिए और कुछ नहीं। और हम तुम लोगों को जो हमने 28 को एग्ज़ाम लिया था ना, कि 29 को मैंने फिज़िक्स का लिया था, 29 को फिज़िक्स का, आप लोग सारे लोग हमको ओपन बुक मतलब नोट्स से देख के या किताब से देख के लिख के हमको बुधवार को दोगे। लेके एक कॉपी ले लेना अलग से, क्लासमेट या जो भी कॉपी हो
उसमें हम एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन से हम आपसे आंसर करवाएंगे जो आप घर से करके लाओगे। हम उसको खाली समय में चेक कर देंगे। एक दिन में सारा कॉपी चेक संभव नहीं है, 2, 4, 5 ऐसे करके कॉपी हम चेक करते चले जाएंगे। तुम्हारे पास वो सही उत्तर हो जाएगा, उसको तुम याद कर लोगे, तुमको एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम में जो लिखा सो लिखा। अगर एग्ज़ाम में कोई बात नहीं लिख पाए, घर पे जाओ, नोट्स पलटो, किताब पलटो और फिर उसको लिख के जमा कर दो। अब रेडी हो गया, अब उसको रट लो, तैयार कर लो, याद कर लो, तो अपने आप हो जाएंगे। सुन रहे हो ना? तो हमको वो 29 वाला बुधवार तक तुम लोग जमा कर दो। आज सोमवार है, आज ही जाना, सबके पास क्वेश्चन है ना। थ्योरी का पहला एग्ज़ाम वही ना हम लोग का था। अच्छे से लिख के हमको, ऐसा ही हम सारे सर लोग को बोले हैं कि करने के लिए। देखना तुम्हारा अपने आप स्थिति ठीक हो जाएगा। अब देखो तो इसमें तुमको क्या क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड। तो सबसे पहले सुन रहे बुआ, हम लोगों को क्या निकालना होगा? इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा ना। कितना आया सी इक्विवेलेंट? देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो कितना आएगा बोलो तो देखो यहाँ पे पहला हम लोग निकाल रहे हैं उसका सी इक्विवेलेंट इन दोनों का। तो 1 × 1.5 और डिवाइडेड बाई 2.5, 1 + 1.5 तो 2.5 हो जाएगा। तो 1.5/2.5 तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 3/5 माइक्रोफेराड। चलो फिर इसका हम लोग नेक्स्ट सी इक्विवेलेंट निकालते हैं ये दोनों का। तो 2.5 × 0.5 और डिवाइडेड बाई कितना रे बाबू? 3। हाँ है ना? हाँ तो चलो, तो 0.125 ना और डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 300 कर दें। तो 25 को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12 ना, और यहाँ पे 25 5, यानी 5/12 माइक्रोफेराड। ये आपका आ गया, एकदम सिंपल है। अब देखो ये दोनों आपका किस चीज़ में आ जाएगा? पैरेलल में। तो पैरेलल में आ जाएगा तो सी इक्विवेलेंट तो 3/5 और प्लस 5/12 कितना एलसीएम आ जाएगा? 60। 36 + 25 कितना आ गया? 61 ना, 61/60 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत जी? अब सुनो, अब हम लोग यहाँ से चार्ज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस जितना इन दोनों पे लगेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको इन दोनों पे लगेगा, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में है। अच्छा, बाद में इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, इस पे दोनों अलग अलग, इस पे जो लगेगा वो अलग और इस पे जो लगेगा वो अलग लगेगा। समझ गए? तो पहले आप यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब आप निकाल लीजिए क्या? अब सी इक्विवेलेंट आप निकाल लिए ना, तो सी इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो हम लोग यहाँ से क्यों निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई मान लीजिए कैपेसिटर तो है नहीं। अब हम लोगों को ऑलरेडी देखिए सी इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ से ये निकाल रखे हैं ना, ये और इससे। तो आप Q1 और Q2 निकाल लीजिए। बात करते हैं, इधर Q1 जा रहा है और इधर Q2 जा रहा है। तो यहाँ से यूज करके Q = CV से आप यहाँ से, चूँकि यहाँ पे भी 30 वोल्ट और यहाँ भी 30 वोल्ट, तो Q1 और Q2 निकाल लीजिए। और Q1 Q2 निकालने के बाद सेपरेट आप इसका नाम अगर C1 दे दिए, इसका C2 दे दिए, इसका C3 और इसका C4, तो देखिए इससे भी Q1, इससे भी Q1, इससे भी Q2 और इससे भी Q2। तो आप V1, V2, V3 और V4 निकाल लीजिए। और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी निकाल बन जाएगा। तो इसको कर लेना और कल हम कॉपी चेक कर लेंगे। अगर कोई नई किन्हीं से बनेगा तो हमसे पूछ लेना। और बाकी हाँ 13 वोल्ट, समझ गया? तो वो निकाल लोगे और बाद में उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकाल लोगे तो अपने आप बन जाएगा ना। ऐसे सुनो, ऐसे तुम पूरे पे निकालना चाहोगे तो जितना यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लग रहा है, तो उस पर नहीं, आपको यहाँ V1, V2, V3, V4, फिर आपका V2 और V4 के बीच का जो डिफरेंस होगा, सुन रहे हो ना, तो आपका बन जाएगा। तो अच्छे से बना लो।